आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए हो। टेस्ट पेपर 1 डाला गया था पेड बैच में। फिर से हम कहेंगे हर चीज़ आपको पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस डाले गए हैं, चाहे वो आपको किसी भी सेक्शन का हो तो प्लीज़ उसे आप कंप्लीट करें, ठीक है। और टेस्ट पेपर जो डाला जा रहा है ग्रुप में उसको भी कंप्लीट करें। और जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं बस इतना कीजिएगा आप लोग कि जो भी आपको एनालिसिस दिया हो रहा है उसको आप ज़रूर सुन लें। नीचे लिंक दिया होगा, स्टेटस आप ज़रूर फॉलो करें। टॉप 5 क्वेश्चंस हर दिन आपके साथ शेयर किया जाता है स्टेटस में। स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर आपको चाहिए और अपना एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो। सबसे पहला 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। पेन पेपर लेके बैठिएगा और शांतिपूर्वक बैठना है, कोई भी यूजलेस बातें नहीं होगी। सबसे पहले अगर बीच में थोड़ा खांसने लगो तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा परेशानी है मुझे अभी भी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम, डेट मीन्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ आपको अरेंज करना है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। जितने भी पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा हमेशा याद रखिएगा, मुझे यहाँ कहानी आपको नहीं सुनाना है, बस वही चीज़ मैं आपके दिमाग में ड्रिल्ड करूँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो एग्ज़ाम में आएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन आपको पता है 1942 में आपका आया था। कब आया था आपका? 1942 में आया था। उसके बाद अगस्त ऑफर, जिसको आप अगस्त प्रस्ताव बोलो, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्स मिशन सबसे जो आपको दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। जो ये अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव ये तो अगस्त में आया था आपको अगस्त प्रस्ताव। और जो आपका 1940 वाला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ये आपका आया था अक्टूबर में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा कि सबसे पहले कौन आया। तो क्रिप्स मिशन तो ये 1942 हो गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये अक्टूबर में आया था और ये भी 1940 में आया था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है अगस्त में स्टार्ट हुआ था और ये आपका ये 1942 में आया था। ये क्रिप्स मिशन के फेल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद क्या स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन फेल होने के कारण ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो सबसे पहले है वो है आपका कौन सा, ये है आपका, देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर में हुआ था। और ये कब हुआ था? अगस्त में हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब ये बाद में हुआ होगा। तो अगस्त प्रस्ताव आपका पहले हुआ होगा, तो 2 हो गया, ठीक है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 के बाद 4 व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। उसके बाद आपका 1 डेट मीन्स क्रिप्स मिशन हो गया और उसके बाद हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप डेट प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था ये भी अगस्त में हुआ था और इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी आपका अगस्त में ही हुआ था। बट ये जो हुआ था आपका अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। यहाँ ये चीज़ आपको समझ में आया। अब जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा आपको याद करके रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, डेट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम लोग किसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा अगर आपको बोले कि अगस्त क्रांति या अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन, डेट मीन्स क्विट इंडिया मूवमेंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे रिलेटेड था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, किससे रिलेटेड था। तो आपको याद रखना है किससे रिलेटेड था। तो ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड था, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट से ये रिलेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, इसका जो है आपका रेजोल्यूशन कब पास किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका प्रस्ताव कब पास किया गया था। सबसे पहले आपने क्या समझा कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। दूसरा आपने क्या समझा कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। तीसरा आपने क्या समझा कि जो इसका प्रस्ताव है भारत छोड़ो आंदोलन का, ये कब पास किया गया था। तो आपको याद रखना है ये कब पास किया गया था। तो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1942 में पास किया गया था, ठीक है। और पूछा गया था कि ये कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है वर्धा में किया गया था, वर्धा, ठीक है, वर्धा में किया गया था, याद रखिएगा। तो क्या हुआ था कि आपका 1942 आपको अच्छे से याद रखना है। और क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि जो वर्धा का जो ये कार्यकारी समिति का कांग्रेस का क्या होता है कि कार्यकारी समिति का वहाँ
सम्मेलन होता है कहाँ, वर्धा में, और वहीं क्या होता है कि इसको पास किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका चेयरमैन कौन था जब ये कार्यकारी समिति, कांग्रेस का कार्यकारी समिति जिसमें वर्धा में आपका इसका रेजोल्यूशन पास हुआ, तो आपको याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले मेरे साथ फिर से बोलोगे भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये कहाँ पास हुआ था? तो वर्धा में पास हुआ था। और जब पास हुआ तो उस कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं कि जैसे कि ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, तो आपको पता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि 9 अगस्त सुबह को ये जो जितने भी मेन लीडर होते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो एक डेट तो आप ये याद रखोगे कि कब स्टार्ट हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब जो कुछ लोग थे जिनको जेल में मेन लीडर को डाल दिया जाता है, पूछा जाता है कि किनको कहाँ डाला गया था, कौन से जेल में? तो सबसे पहले मेन लीडर हमारे महात्मा गांधी जी को डाला गया था आपको पुणे के जेल में। पुणे के जेल में आगा खां पैलेस नाम था, अच्छे से याद रखिएगा, आगा खां पैलेस। ठीक है, तो महात्मा गांधी को कहाँ डाला गया था? आगा खां पैलेस पुणे में डाला गया था। ठीक है, अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद जेपी को कहाँ डाला गया था? जेपी को, जयप्रकाश नारायण को, तो हजारीबाग में। ठीक है, याद रखिएगा, हजारीबाग में। याद रखिएगा, जेपी को हम लोग लोक नायक बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको राजेंद्र प्रसाद को कहाँ डाला गया था? तो बांकीपुर जेल पटना में। कहाँ डाला गया था? बांकीपुर जेल पटना में। और राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जानते हैं हम लोग? देश रत्न के नाम से जानते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है, इसलिए इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ठीक है, तो आपने समझा महात्मा गांधी को पुणे आगा खां पैलेस में रखा गया था। हजारीबाग जेल में आपको हमारे जो लोक नायक है, ठीक है, जेपी जी को रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद जिसको देश रत्न बोलते हैं उनको बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। इतना एटलीस्ट आप लोग यहाँ से याद रखोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जहाँ फंसाया गया है लोगों को, देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, यहाँ करो या मरो का जो नारा था, ठीक है, जो करो और मरो का जो नारा था, ये तो दिया गया था, नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, नारा दिया गया था। बट अगर पूछा जाएगा कि जो ये डू और डाई है, ठीक है, ये जो नारा जो है करो या मरो, ठीक है, ये किनके द्वारा गढ़ा गया है, मतलब किनके द्वारा ये बनाया गया है? तो आपको याद रखना है यूसुफ मेहर अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब इसमें महात्मा गांधी मार के आएंगे, पर आंसर जो था यूसुफ मेहर अली आपको याद रखना है, आपको स्पेक्ट्रम में दिखेगा। ठीक है अब 2-3 क्वेश्चन और है जो यहाँ से हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, गुप्त रूप से रेडियो किसने चलवाया था? ठीक है, तो आपको याद रखना है उषा मेहता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय किस लेडी को आयरन लेडी का उपाधि दिया गया था? तो अरुणा आसिफ अली। तो ये दोनों याद रखिएगा आप। पहला, गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। आयरन लेडी किसको बोला गया है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय? तो अरुणा आसिफ अली को बोला गया है। ठीक है, एटलीस्ट आप यहाँ से इतना तो याद रखोगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। पास ये कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा के सेशन में हुआ था। देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने करवा दिया, एटलीस्ट आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन आपको पता है 1942 में आया था। एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये चारों उसी से रिलेटेड है। ठीक है कि सबसे लंबे समय तक, ठीक है, वाइसराय का पोस्ट जो था, ठीक है, वो किसने संभाला था? तो 1936 से लेके, ठीक है, 1944 तक जो समय काल था वाइसराय का, वो था आपका लॉर्ड लिनलिथगो का, लॉर्ड लिनलिथगो। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन जब था मतलब चला था तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, तो वो भी लॉर्ड लिनलिथगो।
व्यक्तिगत सत्याग्रह तो वो भी लॉन लिनलिथगो, क्रिप्स मिशन तो वो भी लॉन लिनलिथगो। ठीक है, अब देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, ये हुआ था आपका अक्टूबर 1940 में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ था, आपको पता है कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह सत्याग्रही कौन था? तो आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे ने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो याद रखिएगा पवनार आश्रम, ये भी पूछा गया है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे था। कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था? तो पवनार आश्रम आपका महाराष्ट्र से। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका कि भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? भूदान आंदोलन तो आपको ये भी याद रखना है, ये थे कौन? आपके विनोबा भावे, जो 1951 में। तो ये डेट आप पक्का याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन जो है आपका 1951 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आपको याद रखना है विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और विनोबा भावे ही जो थे ये पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जेएल नेहरू। और तीसरा भी पूछा गया है, तो तीसरे कौन थे? तो ब्रह्म दत्त। ठीक है, इतना याद रखोगे। अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा, इसको शिमला समझौता भी बोला जाता है। ठीक है, बट ये फेल हो गया था, ये शिमला में हुआ था। तो याद रखिएगा शिमला समझौता भी किसको बोला जाता है? अगस्त प्रस्ताव को। क्रिप्स मिशन मैंने बताया, क्रिप्स के 1942 से मार्च में आया था। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन 1942 मार्च में आया था। इसमें बहुत सारे, बट एटलीस्ट आप इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए जहाँ बताना तो मुझे और था इसमें क्रिप्स मिशन के बारे में, बट कोई नहीं, हेल्थ भी थोड़ा ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, अब देखिए सब चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि विषुवत रेखा, डेट मीन्स हमारा इक्वेटर को 2 बार कौन काटता है? तो आपको याद रखना है कौन काटता है। तो वो काटता है आपका कॉन्गो रिवर। कौन काटता है? कॉन्गो रिवर। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो कॉन्गो रिवर है वो को विषुवत रेखा या इक्वेटर जिसको बोला जाता है, उसको 2 बार काटती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पूछा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डेट मीन्स जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, जो हमारे 8 राज्य से होके गुजरती है भारत में। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको 2 बार कौन काटती है? तो ये भारत की एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं माही नदी। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो आपका, ये तो आपने इक्वेटर पढ़ा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा है। देखिए ये हो गया आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, लेटीट्यूड। और नीचे हो गया आपका मकर रेखा। तो इसको जो है 2 बार कौन काटती है? तो आपको याद रखना है माही रिवर। ठीक है, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लेटीट्यूड पे है, ठीक, इसको कौन काटती है 2 बार? तो आपको याद रखना है कॉन्गो रिवर। और कॉन्गो से हमेशा एक जाति के बारे में पूछा जाता है, पिग्मी जनजाति। अगर आपको याद हो क्वेश्चन पेपर अगर आप देख रहे हो तो पूछा जाता है कि पिग्मी जनजाति जो है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा कॉन्गो बेसिन, मतलब कॉन्गो जो नदी है उसके ही आसपास ये जनजाति पाई जाती है। और ये अफ्रीका की जनजाति है, ये भी आप याद रखोगे। और ये एक ऐसी जनजाति है जो पेड़ पे रहते। जो भी बातें बोल रहा हूँ होपफुली आप चीज़ें समझ पा रहे होगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, तो माही रिवर आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इक्वेटर है विषुवत रेखा, उसको कॉन्गो रिवर 2 बार काटती है। और जो आपका मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा मतलब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको लिम्फो नदी, ठीक है, लिम्फिपो या लिम्पो बोलो, LIMPO, लिम्फो नदी जो है इसको 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझना था। अब यहाँ दिया हो, अब 2-3 क्वेश्चन और जो मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रसिया का नेशनल रिवर है उसको क्या बोला जाता है? तो रसिया का जो नेशनल रिवर है, ठीक है, नेशनल रिवर ऑफ रसिया, वोल्गा, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रसिया, ठीक है, और चाइना के बीच में जो रिवर है, जो बॉर्डर बनाती है, उसको कौन सा रिवर है? तो अम्बूर रिवर। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अम्बूर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि बोला जाता है कि कोसी जो है, ठीक है, बिहार की शोक है, उसी तरीके से चाइना की कौन सी नदी चाइना का शोक के रूप में देखा जाता है?
तो येलो रिवर जो है आपका, नाम याद रखिएगा, येलो रिवर ऑफ चाइना इज नोन एज सोरो ऑफ चाइना, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अमेजन पे आते हैं। देखिए अमेजन जो रिवर है, ठीक है, ये बेसिकली जो बहती है, अगर आपको पता है तो ये बहती है आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, ये पहला पॉइंट याद रखिए। अगर आपको पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सा है, नाइल रिवर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये तो आपको पता होगा। और नाइल रिवर को किस देश का जीवन रेखा बोला जाता है या लाइफ लाइन बोला जाता है, तो इजिप्ट का, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो ये तो सबसे लंबी नदी है। बट अगर पूछे कि कौन सी नदी बाय वॉल्यूम, ये ध्यान से वर्ड ध्यान देना, क्योंकि इसी तरीके से पूछा गया कि कौन सा ऐसा नदी है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम इनटेक, मतलब समझो, जिसमें अगर पानी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है अमेजन बहुत ज़्यादा है, और ये सबसे चौड़ी नदी के रूप में भी देखा जाता है। इंडिया का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, सबसे ब्रॉडेस्ट रिवर, सबसे लंबा रिवर तो गंगा है, ठीक है, पर सबसे चौड़ा रिवर अगर बोले तो ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र एक ऐसा रिवर है, पूरे भारत में सिर्फ एक ऐसा रिवर है जो एक मेल रिवर है, मतलब ये एक मेल का दर्जा, मतलब मर्द का इसको दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। और सबसे ये चौड़ा नदी भी, उसी तरीके से अमेजन भी बहुत ही चौड़ा नदी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से पूछा गया था सबसे ज़्यादा, तो आपको अमेजन याद रखना है, ठीक है। लिम्फोपो मैंने बता दिया, ये मकर रेखा जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, नीचे वाला मकर रेखा, ठीक है, उसको ये 2 बार काटती है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा, इतना भी याद रखोगे तो बहुत है, ठीक है। चलिए अब आइए, यहाँ पूछा गया है कार्टेशियन प्रोटोकॉल, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने अच्छे से सब वीडियो कंप्लीट कर लिया है, स्टैटिक जीके का भी मैंने कितना मेहनत किया आप लोगों के लिए, तो आपका स्कोर सबसे बेस्ट होगा, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉल, जितना भी आपको करवा दिया गया है, तो देखिए तो ये जो पूछा गया है कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल जो था का संबंध किससे है, बेसिकली ये पूछा गया है, ठीक है। माफी चाहूँगा। तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल का जो संबंध है बेसिकली किससे है, तो आपको याद रखना है किससे है, तो ये है आपका जैव विविधता से, ठीक है, मतलब जैव सुरक्षा से, ये चीज़ आपको याद रखना है, मीन्स बायोडाइवर्सिटी से। क्या मैंने बोला, बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पूछा जाएगा कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी से, जैव सुरक्षा से रिलेटेड है, पहला पॉइंट। अब बायोडाइवर्सिटी से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो हम लोग मनाते हैं, वो मनाते हैं हम लोग 22 मई को। अब बायोडाइवर्सिटी का यहाँ बात चला है, क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, मतलब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, और ऑप्शन में आपका होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको आप बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, याद रखिएगा। सबसे जैव विविधता जो ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कहाँ, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है, याद रखिएगा। और बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को हम लोग बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। और ये जो आपका कार्टेशियन प्रोटोकॉल हुआ था, ये कब हुआ था, जो जैव विविधता पे था, तो 2003 में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 प्रोटोकॉल जो हमेशा पूछा जाता है, एक है आपका कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल, और एक है आपका मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान का एक शहर है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 1997 में साइन हुआ था ये, ठीक है, और 2005 में जाके ये इफेक्टिव हुआ। तो आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ, 1997 में ये साइन हुआ, ठीक है, और इफेक्टिव कब हुआ, जाके प्रभावी कब बना, तो 2005 में बना। किससे रिलेटेड था, तो जितनी भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस है, हरित गैस, मैंने आपको करवाया था, जैसे कि मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से CO रे क्वेश्चन दरोगा में हर साल पूछा जाता है। तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है, डेट मीन सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कार्बन। तो सब देश को बोला गया था कि कार्बन क्रेडिट जो है इसको कम करना है, जैसे कि इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक वो क्या हो जाएगा, कार्बन फ्री हो जाएगा। बिहार का 2040 तक है, और आपका इंडियन रेलवे का 2030 तक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। तो CO2 को, डेट मीन्स ग्रीन हाउस गैस जितनी है उसको
कम करने के लिए, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो खत्म हो सके। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, ठीक है। इफेक्टिव कब हुआ? 2005 में हुआ। किससे रिलेटेड था ये? ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड था। कार्बन क्रेडिट कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब करवा दिया गया है, ठीक है, आपको अच्छे से, तो एक बार देख लीजिएगा वो वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में ये साइन हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल तो ये आपका कनाडा में है, और क्योटो कहाँ है आपका? तो जापान में। तो 1987 में ये साइन हुआ था, डेट याद रखिएगा। इसमें क्या था? तो ओजोन को बचाना है, ओजोन को बचाना है। अब ये ओजोन का बात चल गया, तो ओजोन तो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ओजोन से पूछा जाता है। तो यहाँ आपको ग्रीन हाउस गैस कम करना था, ठीक है, और यहाँ आपको ओजोन संरक्षण पे बात किया गया था, ठीक है। अब ये ओजोन से अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, ओजोन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ ओजोन परत का बात किया जा रहा है कि ओजोन परत को बचाना है, पर जो ओजोन को क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन को हम लोग क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ओजोन जो है, क्या ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? ठीक है, तो यह मतलब द्वितीय प्रदूषक है। तो जी बिल्कुल, ये क्या है? एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं ताकि हमारा ओजोन को हम लोग सेव करें? इस 16 सितंबर 1987 को ये साइन हुआ था, इसलिए हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे जो मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ओजोन से समझ में आया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था ओजोन से कि जो सड़े हुए अंडे का, ठीक है, जो स्मेल होता है वो कौन से गैस से निकलता है? तो आपको याद रखना ओजोन से ही सड़े हुए मतलब जो सड़े हुए अंडे का जैसा आपका सेंट निकलता है। और ओजोन को हम लोग नापते किस में है? कौन से यूनिट में ओजोन को? तो डॉब्सन यूनिट में हम लोग नापते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। किस में नापते हैं? डॉब्सन यूनिट में। और लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कौन से, हम आपको लेयर पढ़ाए हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है, तो कौन से लेयर में पाया जाता है ओजोन? तो आपको याद रखना है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या मैंने बोला? आपका स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, मतलब समताप मंडल में मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर में कहाँ मिलता है? आपका समताप मंडल में, ठीक है। और याद रखिएगा समताप मंडल में ही आपका एरोप्लेन भी उड़ता है। तो ये हो गया आपका ओजोन, ठीक है, ये हो गया जैव विविधता। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पावरफुल जो आपका कोई गैस है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और पूछा जाएगा कि कार्बोनिक एसिड के लिए, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO2, ठीक है। तो जो आपका कार्बन, देखो फॉर्मूला हमेशा याद रखना ये सब का, जो मैं बोलता हूँ ना आजकल बहुत फॉर्मूला, H2CO2, तो H2CO2 जो है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। और इसके बनाने के लिए आपको याद रखिएगा वाटर के साथ आपको क्या मिक्स करना पड़ेगा? CO2 मिक्स करना पड़ेगा। तो CO2 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका कि चश्मा के लेंस, ठीक है, एक 1942 का जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्वेश्चन प्लीज़ याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिमाग में आ गया। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था तो समांतर सरकारें चलाई गई थी, जिसको पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो 3 एटलीस्ट आप जरूर याद रखिएगा कहाँ कहाँ चलाया गया था। तो एक चलाया गया था बलिया में, ठीक है, एक चलाया गया था तामलुक में, ठीक है, और एक चलाया गया था सतारा में। ये 3 दिया होगा और एक नहीं दिया होगा, तो ये तीनों याद रखिएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा दिन तक समांतर सरकार जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय चला था वो कहाँ चला था? तो सतारा में चला था, याद रखना। ये 2 क्वेश्चन आप प्लीज़ यहाँ से याद रखना, ठीक है। बलिया, तामलुक, सतारा, बहुत सारी चीज़ें, बट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए। अब देखो चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? देखिए चश्मा का लेंस जो होता है वो बना होता है आपका क्रूक ग्लास से। तो चश्मा का लेंस अगर बोले, तो लेंस अगर बोले ग्लास का, तो ये आपको याद रखना है क्रूक। या आपको बोले जो हमारा सन ग्लास होता है जो लगा के आप लोग निकलते होगे, ठीक है, तो सन ग्लास में भी कौन सा लेंस यूज होता है? तो आपको याद रखना है क्रूक ग्लास। तो चश्मे की लेंस में आपको याद रखना है क्रूक ग्लास। यहाँ है आपका फ्लिंट, मैंने क्या बोला? फ्लिंट। और एक है आपका पायरेक्स। ये दोनों आप अभी जो मैं लिख रहा हूँ आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्रूक ग्लास तो आपको क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, इसलिए ये सन ग्लास में भी यूज होता है। वहीं अगर मैं पायरेक्स बोलूँ, ठीक है, तो जो पायरेक्स जो है तो लेबोरेटरी, देखिए जो आप अगर 10-12 में आपने लेबोरेटरी आप जाते होंगे तो उसमें क्या होता है? ग्लास का बहुत सारे बीकर बने होते हैं। तो लेबोरेटरी, ठीक है, या आपको फार्मा इंडस्ट्री जो है जहाँ केमिकल यूज़ किए जाते हैं,
तो लेबोरेटरी हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, वहाँ पायरेक्स ग्लास यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो P4 पायरेक्स और P4 प्रयोगशाला याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्लिंट ग्लास जो आपको यूज़ होता है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है और कैमरा के लेंस में। इसी तरीके से आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब या आपको कैमरा के लेंस में याद होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्रूग ग्लास आपको जो आप लेंस यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें यूज़ होता है या सन ग्लास में यूज़ होता है। फ्लिंट ग्लास मैंने क्या बोला, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब या आपका कैमरा में यूज़ होता है। और पायरेक्स P4 प्रयोगशाला लेबोरेटरी में यूज़ होता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका तो आंसर आपका सी था। अब यहाँ आ जाते हैं, इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक, कि निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है। देखिए, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो लुम्बिनी से नहीं है, क्योंकि लुम्बिनी में जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका महात्मा बुद्ध का, तो ये हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर का, जो कि आखिरी तीर्थंकर थे, जो कि माना जाता है कि पूछा जाएगा कि फाउंडर कौन थे जैनिज्म का, तो आप क्या बोलोगे, ऋषभदेव या आदिनाथ। बट अगर आपको पूछा जाएगा कि रियल फाउंडर कौन थे, तो आपको याद रखना है महावीर, ठीक है। क्या बोलोगे, महावीर। इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था एक्सरसाइज में, इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 वाला ही याद रखोगे। 540 में इनका जन्म हुआ था, 540 BC में, ठीक। और इनका डेथ कब हुआ था, तो 468 BC में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा। अब कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको इनका याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, कुंडाग्राम वैशाली में। इनका डेथ कहाँ हुआ, तो डेथ हुआ आपका, इनका याद रखना है, पावापुरी, ठीक है, राजगीर में, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, पावापुरी राजगीर में। समझ में आया। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनको जो ज्ञान मिला था वो कहाँ मिला था, तो जाम्बिका ग्राम। कहाँ मिला था, जाम्बिका ग्राम। अच्छे से याद रखना है, जाम्बिका ग्राम, ठीक है, जाम्बिका ग्राम में। और कौन से नदी के किनारे, तो आपको याद रखना है निरंजना। और यही बुद्ध को बोलूँगा तो रिजुपालिका नदी। तो निरंजना नदी और कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। यही अगर बुद्ध होता तो यहाँ निरंजना की जगह रिजुपालिका हो जाता और साल वृक्ष की जगह पीपल हो जाता, ठीक है। और आपका जाम्बिका ग्राम की जगह आपको पता होगा क्या हो जाता, ठीक है। तो इतना अभी हम लोग इस जैनिज्म में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो इतना चीज़ अगर आप समझ गए, 2-3 चीज़ और याद रखिएगा। पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, ये भी पूछा गया था। तो पहला उपदेश इन्होंने जो दिया था, ठीक है, वो दिया था आपका पाटलिपुत्र में। जैसे कि बुद्ध ने कहा दिया था आपका ऋषिपट्टनम सारनाथ में। तो पहला उपदेश इन्होंने यही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये तो आप समझ गए पहला उपदेश। इनका 2 क्या हुआ था, काउंसिल हुआ था। जैसे बुद्ध काउंसिल होता है उसी तरीके से जैनिज्म काउंसिल। तो पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था आपका राजगीर में। और दूसरा कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में, ठीक है। इतना याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स और है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 2 बुक लिखा गया था, ठीक है। एक था आपका भगवती सूत्र, ठीक है, और एक है आपका कल्प सूत्र। तो भगवती सूत्र और कल्प सूत्र कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा भगवती सूत्र और कल्प सूत्र ये दोनों जो है आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। पूछा गया है कि कौन से, ठीक है, बुक में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा भगवती सूत्र में बताया गया है, और जो कि एक जैनिज्म बुक है, और एक है अंगुत्तर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट का बुक है। इन दोनों में बताया गया। तो जो भगवती सूत्र है, ठीक है, इसको किसने लिखा है, और आपका कल्प सूत्र ये है, इसको किसने लिखा है, तो कल्प सूत्र को लिखा है आपका भद्रबाहु ने, भद्रबाहु, ठीक है। और जो आपका भगवती सूत्र इसको श्रमण ने लिखा था। किसने लिखा था, श्रमण ने, ठीक है। अच्छे से याद रखना। सुद्रमा, इसको सुद्रमा सम बोल सकते हो, ठीक है। जो दिमाग में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। सुधर्मा स्वामी या कुछ इस तरीके से सुधर्म आपको शुरू में मिल जाएगा, ठीक है, सुधर्मा स्वामी, ठीक है। और ये इसको किसने लिखा था, भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र में ही आपको महावीर के बारे में बताया गया है, और प्लस आपका
जो 16 महाजनपद है उसको भी आपका 16 महाजनपद के बारे में किसके बारे में कहाँ बताया गया है, तो भगवती सूत्र में, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भगवती सूत्र में आपका किसका 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, प्लस आपका जो महावीर है उसके बारे में, उसके जन्म के बारे में भी आपका भगवती सूत्र में बताया गया है, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए करने के लिए यहाँ बहुत सारा है, बट आई थिंक इतना रहने देते हैं। चलिए, उसके बाद है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो सबसे बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है जो दोनों में अंतर है, तो बुद्धिज़्म क्या था कि वो आत्मा में विश्वास नहीं करता था, ठीक है, पूर्ण जन्म में दोनों विश्वास करते थे, ठीक है, बट बुद्धिज़्म जो था उनका मानना था कि बिना मरे भी क्या निर्वाणा प्राप्त किया जा सकता है। बट जो जैनिज़्म था उनका मानना था कि अगर आप संलेगन विधि करते हो, मतलब अपना शरीर त्याग देते हो, तो आपको निर्वाणा प्राप्ति हो जाएगा। तो जो मेन डिफरेंट था, आपको वर्ड याद रखना है कि बुद्धिज़्म जो था वो आत्मा में विश्वास नहीं करती थी और जैनिज़्म जो थी वो आत्मा में विश्वास करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसका मैंने ट्रिक एक बनाया है, ठीक है, आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो चंदेल शासक जो है आपका खुजराव और महोबा, सोलंकी जो थे अहिलवारा थे, प्रतिहार कन्नौज और कलचुरी जो थे, इनका जो कैपिटल का नाम था ये था आपका महेशमती, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है जितने भी डायनेस्टी थे, ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे, पहला पॉइंट, दूसरा उनका राजधानी, बस इसको आपको करना पड़ेगा और ट्राई कीजिएगा कि ट्रिक से याद करो। अब देखिए हमने आपको टेम्पल भी करवाए, यहाँ है मडोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है मडोरा का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो मुर गए, आप गुजर रहे थे तो मुर गए, गुजरात में है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा मंदिर पढ़ाया है, 2-3 मंदिर का आप जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे जो बार बार पूछा जाता है और आप लोग मुझे जवाब उसका दोगे। सबसे पहले मैंने बताया था पद्मा स्वामी मंदिर, ठीक है, पद्मा स्वामी मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है, पद्मा स्वामी और आपका सबरीमाला, तो याद रखिएगा पद्मा स्वामी और सबरीमाला कहाँ है, तो आपका केरल में है। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, विरूपक्षा, ठीक है, विरूपक्षा बोले मतलब वीरू बहुत अच्छा नाटक करता है, तो विरूपक्षा, और आपको मैंने करवाया था गोमतेश्वर का मंदिर, तो विरूपक्षा और गोमतेश्वर टेम्पल कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। उसी तरीके से गुजरात में एक और टेम्पल आप याद रखोगे एक है आपका क्या, द्वारिकाधीश कहाँ है, तो आपको याद रखना ये भी आपका गुजरात में है। उड़ीसा में आपको पता होगा, देखिए इनका शासक का नाम भी बहुत सारे कोई पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो उड़ीसा में आपको याद रखना है आपका कोणार्क का टेम्पल है, ठीक है, वो आपको बहुत बार पूछा गया है, कोणार्क हो गया, ठीक है, तो वो आपको याद रखना। और मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था कंदरिया मंदिर, ठीक है, कंदरिया मंदिर मैंने बताया था, तो कंदरिया मंदिर याद रखिएगा कहाँ है आपका कंदरिया मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंदरिया मंदिर ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और ये किनको डेडिकेटेड है ये भी पूछा गया था, तो शिव भगवान को डेडिकेटेड है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और तंजावुर का मंदिर मैंने आपको करवाया था, तंजावुर में जो एक मंदिर है वो सब आप प्लीज़ देख लीजिएगा आगे चलते, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए। चलिए अब अकबर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति, देखिए अकबर का मैंने आपको क्या करवाया, किस तरीके से याद करना है, 1562 से याद रखना है, 1562, 1563, 1564। 1562 में उसने क्या किया था, दास प्रथा को ख़त्म किया था, तो दास प्रथा को इसने ख़त्म किया। 1563 में क्या किया, तीर्थ कर जो लगता था, तीर्थ कर उसको उसने ख़त्म किया। 1564 में क्या किया, उसने जजिया कर को ख़त्म किया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए अकबर द्वारा जजिया कर सही है ये। दीने इलाही याद रखिएगा, दीने इलाही इसने स्टार्ट किया था 1582 में एक नया धर्म के रूप में, और पहला और आखिरी हिंदू जो इसको एक्सेप्ट किया था वो कौन था, आपका बीरबल था। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है, महेश भट्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और मजहरनामा कब आया था, तो मजहरनामा 1579 में आया था, याद रखिएगा। और तीर्थकर मैंने बता दिया, तो प्लीज़ इसी तरीके से याद रखना, 1562, 63, 64
याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार को उसने अपने साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1576 में मिलाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार को उसने कब मिलाया था, तो 1576 में मिला लिया था। याद रखिएगा कि सुल ए कुल, ठीक है, क्वेश्चन बार बार ही रिपीट होता है कि सुल ए कुल की नीति किसने अपनाया था, तो सुल ए कुल की नीति जो है किसने अपनाया था, तो वो भी अकबर ने ही अपनाया था, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ है आपका मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा एंड सी अस्पा, ठीक है, प्रचलन किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था आपका किसने, जहांगीर ने किया था। और एक चीज याद और रखिएगा, 2 अस्पा और सी अस्पा के साथ साथ न्याय का जंजीर, न्याय का जंजीर किसने स्टार्ट किया था, तो न्याय का जंजीर ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। न्याय का जंजीर जो स्टार्ट किया गया था वो भी जहांगीर के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा जो औरंगजेब है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अकबर ने हटाया था, फिर जजिया कर किसने लगा दिया था, तो औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगा दिया था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ जो ये जहांगीर आया है, याद रखिएगा इसका मकबरा कहाँ है, तो आपका लाहौर में है, ठीक है। ये सब तो खैर हिस्ट्री का मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब आप लोगों को भी पता होगा। अब यहाँ आ गया चौसा का युद्ध, आपको पता है हुमायूं और शेरशाह सूरी का। तो सबसे पहले चौसा का युद्ध का बात करें तो कब हुआ था, 1539 में हुआ था। किसके बीच में, तो आपका किसके बीच में हुआ था, तो आपका हुमायूं और आपका शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था पहला। फिर से 1540 में भी हुआ था, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसको क्या नाम दिया गया था, बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज नाम दिया गया था। तो ये दोनों याद रखोगे, 1539 आपका बैटल ऑफ चौसा जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। प्लीज़ जाके देख लेना वीडियो, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज ये भी हुआ था। और एक चीज़ और याद रखोगे 1555 वाला। 1555 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटल ऑफ सरहिंद होता है। बैटल ऑफ सरहिंद किसके बीच में होता है, हुमायूं और सूर डायनेस्टी के बीच में होता है, ठीक है, सूर डायनेस्टी के बीच में होता है, जिसमें कि हुमायूं जीत जाता है और फिर से दिल्ली पे वो अपना शासन करता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ये 3 जरूर याद रखिएगा, 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम, और 1555 जो था आपका ये क्या था, बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प, ठीक है, बंधनों की क्रियाशीलता का सही कालोकन, क्रियाशीलता मतलब होता है कितना उसका रिएक्टिविटी है, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी मतलब क्या, कोई भी जल्दी उस रिएक्टिविटी मतलब क्या, कोई जो अपनी तरफ कितना जल्दी वो किसी को खींच सकता है, वही उसका रिएक्टिविटी है। रिएक्ट कर गया, तुरंत रिएक्ट कर जाता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उसका क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगा और उसका स्ट्रॉन्गनेस भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा सेम क्वेश्चन आपको चेंज कर देगा कि इसमें जो है ये कौन सा सही है। क्या एकल बंधन इक्वल टू सेकेंड बंधन होता है, एकल बंधन मतलब से करो सिंगल बॉन्ड इक्वल टू डबल बॉन्ड इक्वल टू ट्रिपल बॉन्ड, क्या ये सही है, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। त्रिबंध, क्या त्रिबंध जो होता है, ठीक है, क्या ये कम पावरफुल होता है द्विबंध से, नहीं, ये भी गलत है। तो जो सही है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको करवाया है कि किस किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था आयोनिक बॉन्ड या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या करवाया था, आपको कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाया हुआ, प्लीज आप जाके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक, शर्करा मतलब सिंपल याद रखो इसको, आपका शर्करा मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज। तो बॉडी में अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले बॉडी में जो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, वो जो फॉर्म में कौन से फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। ग्लाइकोजिन किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, अच्छे से याद रखना, मैंने कल ही लास्ट वाले वीडियो में करवाया था, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजिन, ठीक है। अब याद रखिएगा जब भी हम लोग भूखा रहते हैं, ठीक है, सबसे पहले समझो कि जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर होगा, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो जो एनर्जी जो स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजिन में होगा, ठीक है, समझ में आया। कहाँ होगा, तो यकृत मतलब लीवर में होगा। लीवर के साथ साथ जो हमारा फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, फैटी टिश्यू मतलब उत्तक, ठीक है, तो जो वसा उत्तक होते हैं, ठीक है, जो मतलब फैटी टिश्यू होते हैं उसमें भी स्टोर होता है। तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, आजकल इसी तरीके से पूछा जाता है। तो ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, और फैटी
टिश्यू में स्टोर होता है। अब लीवर याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है तो हमारे बॉडी में, तो आपको याद रखना है जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है आपका लीवर, जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमारे बॉडी में यूरिया कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है लीवर ही है जो हमारे बॉडी में यूरिया बनाता है। यूरिया का फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा CONH2NH2, ठीक है, तो पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा। तो यूरिया हमारे बॉडी में कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है, ठीक है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो ये भी हमारा लीवर है। और जो बाइल जूस है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, तो बाइल जूस जो है आपको याद रखने का ये लीवर से ही निकलता है आपका बाइल जूस, जिसका कलर कैसा होता है, हल्का ग्रीन होता है। और बाइल जूस क्यों यूज़ होता है ये भी पूछा गया है। तो जो फैट होता है, जो आपका वसा होता है, उसको तोड़ने में यूज़ होता है। याद रखिएगा बाइल जूस एक इंजाइम नहीं है, मतलब ये पचाने में कभी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाइल पचाने में कभी काम नहीं करता है, ठीक है, इसे भी तोड़ने में काम करता है, इमल्सिफिकेशन करता है ये, ठीक है, फैट का। और बाइल कहाँ से, तो लीवर द्वारा बाइल ये किया जाता है, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ होता है, तो गोल ब्लाडर में, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय में ये स्टोर होता है, ठीक है। लीवर से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हमारा कौन सा ग्रंथि है जिसका रीऑरिजिनेशन पावर सबसे ज़्यादा है। रीऑरिजिनेशन पावर मतलब क्या होता है, मतलब उसमें कट भी गया, थोड़ा कट गया मान लो लीवर, तो खुद ब खुद अपने आप को रीऑरिजिनेट कर लेगा। बट दूसरा हमारा ऐसा कोई ग्रंथि नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो रीऑरिजिनेशन पावर होता है वो भी आपका लीवर का होता है, इतना याद रखिएगा, एटलीस्ट बहुत है ये। उसके बाद यहाँ है आपका ये लीवर हो गया। विक्रिक, दैट मीन्स आपको किडनी का अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा किडनी से सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा एक्सक्रीटरी यूनिट है, मतलब जो गंदगी होता है वो बाहर कौन निकालता है, तो वो किडनी ही निकालता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे मेन यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट मतलब कार्यात्मक इकाई जो है किडनी का क्या है, तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बोमेन कैप्सूल, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, तो बोमेन कैप्सूल जो है किससे रिलेटेड है, तो बोमेन कैप्सूल जो रिलेटेड है ये भी आपका किडनी से रिलेटेड है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब फेफड़ा से एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, देखिए फेफड़ा में क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो पूछा जाता है जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 बाहर जाता है और O2 अंदर आता है, ठीक है, तो ये कौन से वाले पार्ट में होता है फेफड़े का, तो इसको बोला जाता है एल्वियोली, अच्छे से याद रखना एल्वियोली, ठीक है। और हार्ट को आपको पता है हमारा 4 चेंबर होता है हार्ट में, ठीक है। और याद रखिएगा हार्ट का जो बाहर वाला पार्ट होता है जिससे वो कवर होता है हार्ट, उसको भी पूछा गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपिकार्डियम, क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। किस योजना में, ठीक है, काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो राष्ट्रीयकरण मतलब कि नेशनलाइजेशन जो है 14 बैंकों का, देखो 2 बार नेशनलाइजेशन किया गया। सबसे जो पहला नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1969 में किया गया था, और 1969 में किसका फॉर्मेशन हुआ है, आपका इसरो का फॉर्मेशन हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो 14 बैंकों का इसमें नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था, तो आपको पता होगा ये किया गया था 4th 5 ईयर प्लान में। देखो पहला 5 ईयर प्लान क्या था, 1951 से 56, दूसरा क्या था 1956 से 61, तीसरा क्या था 1961 से 66, और उसके बाद 3 वाला चला था 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ठीक है, एक साल का चला था, एक साल का चला था, ठीक है। और 69 से 1969 से 74 तक कौन सा था, आपका चौथा वाला, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, मतलब बेस्ट वीडियो दिया है मैंने आपको 5 ईयर प्लान पे, मतलब खोज के क्वेश्चंस निकाल के मैंने इंक्लूड किया उसमें, ठीक है। तो 1969 आपको याद रखना है तो ये 4th 5 ईयर प्लान के समय में हुआ था। नेक्स्ट जो एक और किया गया था वो किया गया था आपका 6 बैंकों का। तो पहला नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में किया गया था, जिसमें कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, और दूसरी बार जो नेशनलाइजेशन किया गया था इसमें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, और वो किया गया था 1980 में। तो ये डेट आप जरूर याद रखिएगा दोनों का। और पहला वाला जो किया गया था ये 4th 5 ईयर प्लान में किया गया था, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तीसरा 5 ईयर प्लान, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बने। सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा अनसक्सेसफुल, ठीक है, कोई प्लान रहा है तो वो कौन था, आपका 3rd ईयर
ठीक है। मोस्ट अनसक्सेसफुल पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो तीसरा 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको याद रखना है वो भी थर्ड 5 ईयर प्लान के समय ही किया गया था आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। और पूछा जाए कि पहला अवकाश, ठीक है, क्योंकि पहला अवकाश कब लिया गया था, तो आपको याद लेना है पहला अवकाश भी जो लिया गया था वो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ही लिया गया था। टोटल कितने अवकाश लिए गए हैं 5 ईयर प्लान में, तो 3 अवकाश लिए गए, ठीक है, और पहला जो लिया गया था वो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ही लिया गया था, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। अब देखो जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान है, ठीक है, इसमें एक बोकारो स्टील प्लांट, तो पूछा जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो है कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, तो आपको याद रखना है थर्ड 5 ईयर प्लान में। बट बाकी जितने भी थे जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, किसके हेल्प से बना था, जर्मनी के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हो गया दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये किसके हेल्प से बना था, तो आपका ब्रिटेन के हेल्प से, ठीक है। और एक था आपका जो रसिया के हेल्प से बना था वो था आपका भिलाई स्टील प्लांट। तो याद रखिएगा आपको है, एक है आपका राउरकेला स्टील प्लांट जो कि जर्मनी के हेल्प से बना, एक है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि ब्रिटेन के हेल्प से बना, और एक है आपका भिलाई स्टील प्लांट जो कि आपका रसिया के हेल्प से बना। ये तीनों जो बने थे ये कब बने थे, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में। बट जो बोकारो वाला था ये कब बना था, फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय, ठीक है। ये चीज़ आप एटलीस्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा हमने बात किया, चौथा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब पांचवा में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है जो आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान था इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तीसरा मोस्ट अनसक्सेसफुल था, और 3 जो स्टील प्लांट जो बोकारो स्टील प्लांट जो था वो इसमें ही बना था। प्लस आपको याद रखना है ग्रीन रिवोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया था वो थर्ड 5 ईयर प्लान में ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद चौथा में क्या हुआ था, तो पहला बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि 1969 में आपका हुआ था, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग यहाँ याद रखें, बाकी आपको डिटेल में करवाया गया, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका यहाँ जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है, इसका मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि कार एंड पेट्रोल हो गया, इसको आप साथ साथ में यूज़ करोगे मेनली, ठीक है। ऐसा नहीं कि कार को अलग और पेट्रोल को अलग यूज़ करो, मेनली पेट्रोल जो बना होता है कार के लिए, तो इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं, जिसको साथ साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ है आपका कि भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं जो हमारा जो इंडिया का जो टाइम डिसाइड होता है, ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता है अगर मैं इस तरीके से ये ड्रॉ करता हूँ तो ये होता है आपका लेटीट्यूड, ठीक है, ये होता है लेटीट्यूड, और ये क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड है ये आपका टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, तो पूछा जाएगा कि जो इंडिया का जो मानक समय रेखा है, ठीक है, वो कितना है और जीएमटी से कितना आगे है। तो याद रखिएगा जीएमटी से वो 5.5 घंटा, ठीक है, हमारा आगे है, कितना 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है। पहला पॉइंट आप समझ गए, ठीक है, कितना आगे है जीएमटी से 5.5 घंटा। जीएमटी मतलब ग्रीनविच टाइम, जो कि कहाँ की रेखा, मेन रेखा है, ब्रिटेन से खींची गई, ठीक है तो उससे 5.5 घंटा आगे, ठीक है। और पूछा जाएगा कितना है, कितना आपका लेटीट्यूड डिग्री है, ठीक, कितना लेटीट्यूड डिग्री ये भी तो पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है 82.5 ईस्ट लेटीट्यूड है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। कितना 82.5 ईस्ट है, ईस्ट पूरब है, ठीक है, पूरब 82.5 ईस्ट, ठीक है, समझ में आया तो 82.5 ईस्ट लेटीट्यूड है, और ये कितना आगे है हमारा 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से। तो दोनों याद रखना, जीएमटी से कितना आगे है 5.5 घंटा है, और उसका एग्जैक्टली अगर लाइन पूछा जाए तो कितना है 82.5 ईस्ट लेटीट्यूड, ठीक है आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए लेटीट्यूड बोला जाता है इसको, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड होगा, सॉरी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये जो इस तरीके से खींचा जाता है, ठीक है, सीधा सीधा, ये सब काल्पनिक रेखा है, ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो कि कौन से राज्य से गुजरता है। तो सबसे पहले आपको पता है ये यूपी के नैनी से गुजरता है सबसे पहले, ठीक है, यूपी के नैनी से, तो यूपी हो गया, यूपी के नैनी से, ठीक है।
यूपी के नीचे कौन है आपका, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, फिर से छत्तीसगढ़ हो गया, और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य आपको याद रखना है जहाँ से हमारा जो है इस तरीके से ये गुजरता है। हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है हमारा डिसाइड करता है हमारे देश का टाइम। ठीक है, तो यहाँ कौन सा नहीं है, देखिए आंध्र प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश जो है आपका नहीं है, याद रखिएगा। हर साल पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, आप प्लीज़ अच्छे से जाके वीडियो देख लेना। देखिए यहाँ में पूछा है दरे पूछा हुआ है, मतलब माउंटेन पास पूछा हुआ है। देखिए तो चांगला जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला, देखिए बोमडिला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो बोमडिला का है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। नाथुला आपका सिक्किम में। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्किम से, लास्ट आई थिंक 2400 वाला में पूछा गया था, तो सिक्किम से याद रखिएगा। एक तो आप याद रखोगे नाथुला, मैंने ट्रिक से आपको करवाया था ये सब, नाथुला और जेलीपा या जेलीपला, ठीक है, तो नाथुला और जेलीपला जो है आपका ये कहाँ कौन सा माउंटेन पासेस है, तो ये आपका सिक्किम में, ठीक है, अच्छे से याद रखो। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है नीति पास, माना पास और लीपू पास। नीति पास हो गया, लीपू पास हो गया, माना पास हो गया, ये सब कहाँ है आपका उत्तराखंड में, आपको अच्छे से याद रखना। हिमाचल से भी पूछा गया था, तो एक था सिपकिला, शिव रहते हैं हिमालय पे और देव रहते तो देवास पास जो है आपका, देवास पास। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ते हो तभी ये रिवीजन हो पाएगा आपके दिमाग में, ठीक है, तो देवास पास जो है आपका हिमाचल में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और मैंने बताया था शिव के पास जाने का रास्ता भी बहुत ही तंग है, तो देवास हो गया, फिर से रोहतांग हो गया, रोहतांग पास जो है आपका ये भी कहाँ है, तो आपका हिमाचल में। चांगला आप याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ है भारत में पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट का चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो हमारा जो ये भारत है, जो ये हम लोग इस तरीके से, तो इस साइड जो है ना ये ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है, ऐसा है, मतलब एकदम उठा हुआ है, और इस साइड क्या है, ये प्लेन है थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि कृष्णा कावेरी जो डेल्टा है, ठीक है, मैंने क्या बोला, कृष्णा कावेरी जो डेल्टा है, क्योंकि आपको पता है कृष्णा हो चाहे कावेरी हो, ये सब कहाँ गिरती है, इस तरफ गिरती है, ठीक है। तो कृष्णा कावेरी डेल्टा को हम लोग का, ठीक है, क्या बोला जाता है, कटोरा, मतलब चावल का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है, किसको, कृष्णा कावेरी डेल्टा को। और स्टेट में भी बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ को, ठीक है, कि आपको ये क्या है, कटोरा है, चावल का कटोरा है भारत का। तो ये सब पता होना चाहिए, कृष्णा कावेरी डेल्टा को चावल का कटोरा बोला जाता है। अगर स्टेट पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। और ये जो है इस साइड उठा हुआ है, इस साइड थोड़ा प्लेन है, ठीक है। तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब ये अगर इसका बात करूँ, ये उठा हुआ है, डेट मीन्स क्या है, इस साइड का जो पहाड़ होगा ज़्यादा ऊंचा होगा, बिल्कुल। तो ये जो आपका ये पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो चोटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2695 मीटर जिसका हाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनाईमुदी। तो अनाईमुदी जो सबसे ऊंचा आपका चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी में है, ठीक है। और ये चोटी, ऊंची वाली चोटी कहाँ है, तो ये आपका केरल में, ठीक है, सबसे ऊंचा वाला। और दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोडा बेटा, क्या बोलते हैं, डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में है। और ये किस में है, अनाईमुदी, तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी में जो सबसे ऊंचा चोटी है पश्चिमी का, ठीक है, ये सब याद रहेगा। और डोडा बेटा सेकेंड नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है पश्चिमी आपका, ये जो जितना भी पश्चिमी, अगर आपको भारत बोल दे, या आपका सह्याद्री वाला पार्ट बोल दे, या पूरा का पूरा जो ये वेस्टर्न घाट है, जिसको आप सह्याद्री भी बोलते हो, ठीक है। देखिए इसको मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया, टोटल 22 पार्ट के, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ मतलब केंद्र और राज्य का संबंध मैंने क्या करवाया था, एक मतलब 11, केंद्र और राज्य का संबंध जो है भाग 11 में मेंशन। अब जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। देखो 10वां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एसटी, ठीक है, एसटी जो ट्राइब है उनके बारे में बात किया गया है। तो पूछा जाए कि 10वां नंबर है, या एसटी जो ट्राइब होते हैं उनको किस मतलब भाग में बताया गया उनके बारे में, तो आपको याद है कौन से भाग में बताया गया है, एससी ट्राइब के बारे में, तो भाग 10 में, ठीक है। और केंद्र और राज्य का संबंध 1 11, ठीक है, तो ये किस में बताया गया है, 11वां नंबर में बताया गया है, ठीक है।
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, 11वां नंबर में एक पूछा गया था 18 कि जो हमारा इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी जो है जिसको हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, तो जो हमारा इमरजेंसी है, ठीक है, तो जो इमरजेंसी है ये कौन से भाग में है, तो आपको याद रखना 18 भाग में है, ठीक है, 18वां वाला भाग में। और यही बोलेगा कि जो आपका अमेंडमेंट है, ठीक है, जो संशोधन है ये कौन से वाले भाग में है अमेंडमेंट, तो आपको याद रखना है 20वां वाला भाग है। फिर से मेरे साथ बोलो। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि जो केंद्र और राज्य का जो विधायी संबंध है दोनों के बीच में कौन से भाग में है, तो 11वां नंबर के भाग में पहला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, एसटी के बारे में, किसके बारे, एसटी ट्राइब जो होता है कौन से भाग में बताया गया, 10वां वाला में बताया गया। इमरजेंसी के बारे में किस में बताया गया, तो 18 नंबर का भाग में बताया गया, ठीक है। और आपका जो अमेंडमेंट है, जो कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट के बारे में बताया गया, अंडर आर्टिकल 368 के बाद से ही अमेंडमेंट के बारे में, संशोधन के बारे में बताया जाता है। और ये कौन से भाग में है, तो भाई आपको याद रखना है भाग है आप उसका 20। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है, ठीक है, कौन से भाग में बताया गया है, तो आपको याद रखना है भाग नंबर 17 में बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा। देखिए ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से, अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया, मैंने आपको क्या समझाया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, ठीक है, या हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, चाहे आपको प्रेसिडेंट को हटाना हो, आपको जो प्रोसेस लाया जाता है इम्पीचमेंट बोलते हैं उसको। बट ये जो इम्पीचमेंट वर्ड है, ठीक है, महाभियोग वर्ड है, बेसिकली यूज किसके लिए होता है, तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 61 में। अब ध्यान से समझना कैसे होता है। मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति को हटाना है, तो किसी भी सदन में, मान लीजिए अगर राज्यसभा में भी आप ला सकते हो, पहला पॉइंट इसका प्रस्ताव, और लोकसभा में भी ला सकते हो। बट अगर राज्यसभा में लाते हो तो 50 लोगों का आपका साथ चाहिए होगा स्टार्ट करने के लिए इस प्रोसेस को, और अगर लोकसभा में लाते हो तो 100 लोगों का चाहिए होगा। अगर आपने ये ला दिया, ठीक है, तो क्या होता है, इसके बाद जो भी सदन में लाया गया वहाँ के सदन के जो अध्यक्ष है, ठीक है, इसका टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, कि क्या जो ये आरोप लगाया गया है क्या ये सही है। तो अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तब प्रेसिडेंट को बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया है, ठीक है, आपको 14 दिन का मोहलत देता है, मोहलत दिया जाता है कि अपने आप को आप रॉन्ग प्रूफ कीजिए। इसी 14 दिन के बाद क्या होता है, फिर से सदन में इस पर चर्चा होता है, और 2/3 हर एक सदन से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 दोनों सदन से अगर पास हो जाता है फिर से वो बिल, तो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस था जो मैंने आपको बहुत बार समझाया है। तो क्या होगा, 2 सदनों आरोप लगाया, उस सदन को 2/3, यहाँ आधा बात लिखा हुआ है, मैंने पूरा बात आपको समझाया। सबसे पहले 50 या 100 दोनों, उसके बाद क्या होगा, 14 दिन का उनको समय मिलेगा। 14 दिन के बाद क्या होगा, बहस होगा, और 2/3 से अगर पास हो गया तो ये हो जाएगा। मेनली इसमें जो जिम्मेदार होता है वो दोनों सदन होता है, इसीलिए इतना इजी नहीं है आपको प्रेसिडेंट को हटाना। निम्नलिखित में से प्रस्तुति में किस संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ये आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो है यदि वह, ठीक है, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में नहीं आते, ठीक है। तो ये मेन रीजन तो यही है, ठीक है, यदि न्यायालय उसे चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, ये मेन रीजन इसका ये होगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद है आपका कौन सा, ये है, हाँ 46 नंबर है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मैंने अभी बताया था बहुत ही अच्छे से, इसका मैंने डिटेल आपको समझा दिया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति उसको हटाया जाता है किससे, आर्टिकल नंबर 61 जिसको हम लोग बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। और ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि किस सदन में लाया जा सकता है। तो आपको याद रखना ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही लाया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है और उनको हटाया जा सकता है। तो लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति के चीफ जस्टिस, भारत के प्रधानमंत्री, तो यहाँ होगा लोकसभा ने भारत के संसद जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर जो होगा आपका सी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है
चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको ट्रिक से करवाया भी, अगर आपको याद हो। देखिए पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज में जो आपका आर्टिकल दिया हुआ है 243 से लेकर 243O तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्या पूछा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये सब पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ कुछ करवाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 243A याद रखना। ए मतलब क्या होता है, असेंबली, असेंबली मतलब ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जो गठन का बात किया गया है वो 243A में किया गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करवाया था, 243D याद रखना। डी मतलब जो दबे हुए लोग। तो जो रिजर्वेशन का जो बात किया गया है, चाहे वो आपका ओमेन के लिए रिजर्वेशन हो, चाहे SC और ST के लिए रिजर्वेशन हो, तो रिजर्वेशन का जो बात किया गया है 243D में किया गया। उसके बाद मैंने क्या करवाया था 243K में क्या करवाया गया, इलेक्शन कमीशन, पंचायत के लिए जो इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है, वो किस में, ये पंचायत के लिए स्टेट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन जो होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, ठीक है, चाहे आपका नेशनल लेवल का इलेक्शन हो, मतलब MP का हो चाहे MLA का हो, ये कौन करवाएगा, ये करवाएगा हमारा नेशनल वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट जो पंचायत का जो इलेक्शन होता है ये कौन करवाता है, तो स्टेट इलेक्शन करवाता है, मतलब स्टेट करवाता है मेनली, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 243 आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन जो होगा किसके लिए, आपका पंचायती राज के लिए। और 243I में मैंने क्या करवाया था, फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायती राज, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले याद रखिए 243A ग्राम सभा का गठन, 243D रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया, SC ST और आपका महिलाओं के लिए। उसके बाद मैंने क्या करवाया था 243K इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायती राज, फिर से 243I फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायती राज, ठीक है। यहाँ क्या पूछा था आपका, अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग क्या है, K में है, फाइनेंस कमीशन I में है, ठीक है। सब मैंने करवाया था आपको ट्रिक से, अगर आपको याद हो। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग, अभी मैंने आपको एकदम 105 तक करवा दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है प्लीज जाके देखिएगा। तो 101 सबसे पहले 100 का बात करें तो 100वां अमेंडमेंट जो हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश के साथ हमारा क्या हुआ था, लैंड का अदला बदली किया गया था, ठीक है। 100वां अमेंडमेंट तो ये बांग्लादेश के साथ था। 101 क्या था, तो ये हमारा GST से रिलेटेड था, इसलिए 1 जुलाई को हम लोग GST डे मनाते हैं और 1 जुलाई 2017 से GST लागू है, ठीक है। और GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी पक्का दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। 101 और 102 जो है ये OBC कमीशन के लिए था, तो OBC कमीशन के लिए है आपको 102 अमेंडमेंट। और 103 जो आया था, ये आया था आपको जो 10% रिजर्वेशन जो दिया गया था, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए, ठीक है, तो उनके लिए था 103। बाकी आपको करवाया गया, प्लीज देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है के दत्ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद है मानव विकास निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है मानव जो विकास निर्माण है उसके में कौन जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है वो है आपका कौन, तो ये है आपका अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आपको इकोनॉमिक्स में इनको ये मिला था, ठीक है, क्या मिला था, तो इनको अवार्ड मिला था, कब मिला था, तो 1998 में मिला था। ये जगदीश भगवती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो जनहित याचिका का जो जन्मदाता माना जाता है वो भगवती जी को ही माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटली आपका 50 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आया होगा, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। बाकी आपका कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। जय हिंद।